अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट्स की तरक्की और इस्तेहकाम, तेलंगाना हुकूमत जल्द ही नए आपाशी एक्ट मंजूर होने का इम्कान। तेलंगाना के स्कूलों में दशहरे की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का प्रेस नोट। बीजेपी एमएलए व साबिक वजीर एटेला राजेंद्र की पार्लियामेंट इजलास से मुतल्ली मौजूए बहस। जेएसी की मीटिंग आज, हड़ताल की मुअत्तली या मुलतवी का फैसला, हड़ताल ख़त्म करने और मसाइल हल करने के टीआर का तयक़ुन। हैदराबाद में एमबीबीएस के उम्मीदवार को धोखा देने का इल्ज़ाम, बीजेपी लीडर गिरफ्तार। रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए महकमे आपाशी जल्द ही एक नया और मौजू आपाशी एक्ट तैयार करने पर गौर कर रहा है। इस एक्ट के तहत महकमे के तकरीबन 11 लाख एकड़ अराजी के मुख्तलिफ मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तकरीबन 1.25 करोड़ एकड़ काबिल काश ज़मीन पानी की फराहमी के लिए बराह रास्त मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्टों पर मुनहसर है, यानी रियासत की कुल काबिल काश ज़मीन का तकरीबन 80% होगा बकाया ज़मीन ज़ेर ज़मीन पानी की फराहमी के लिए होगी। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आपाशी के शोबे की तरक्की और ज़रूरत के लिए पहले ही महकमे आपाशी की तंजीम नौ की बुनियाद रखी थी। ये देशंलो కూడా లేనటువంటి ఏ దేశానికి అమెరికా కూడా లేనటువంటి గొప్ప వరం భారతదేశానికి దేవుడు ఇచ్చాడు। భారతదేశం యొక్క భూభాగం 83 కోట్ల ఎకరాలు, ఇందులో సరాసరి సగం 41 కోట్ల ఎకరాలు వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన భూములున్నాయి। బ్రహ్మాండమైన కృష్ణా, గోదావరి, గంగా, కావేరి, నర్మదా నదులున్నాయి। ఒక్కటి కూడా పెద్ద రిజర్వాయర్ లేదు। ఈ నరేంద్ర మోడీ డంబాచారం చెప్తే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అన్న కట్టినరా? భారతదేశంలో ఒక కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెట్టినరా? ఉన్నాయి అమ్మకదొప్పుడు తప్ప ఒక్కటి కూడా కొత్తది పెట్టింది లేదు। तेलंगाना के स्कूलों में दशहरे की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं की गई। डायरेक्टर ने आज प्रेस नोट में कहा है कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक दशहरे की तयशुदा तातीलात के ऐलान करदा तारीखों में मज़ीद कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। स्कूलों में दशहरे की तातीलात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तातीलात 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होंगे। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर ने एक प्रेस नोट में वाज़ेह किया है कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 26 सितंबर से 9 अक्टूबर बशमूल 25 सितंबर इतवार तक इंतजामात के तहत तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूलों में दशहरे की तातीलात का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। बीजेपी एमएलए व साबिक वजीर एटेला राजेंद्र की पार्लियामेंट इजलास से मुअत्तली मौजूए बहस बन चुकी है। एटेला ने स्पीकर पर तंज किया था कि वो जनाने की तरह काम करते हैं। इस तरह के हथियार के इस्तेमाल पर कई सवालात उठते हैं। यूँ तो माजी में भी स्पीकरों पर मुख्तलिफ हमले किए गए, लेकिन स्पीकर को जनाना कहना पहली बार हुआ है। माजी में भी स्पीकर के ओहदे पर फायज रहने वालों के साथ बुरा सलूक होता रहा है। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी ऐवान में इसी तरह के मनाजिर आम बात थी। एक दफ़ा गवर्नर नरसिम्हन ऐवान में तकरीर कर रहे थे तो हरीश राव, रेवंत रेड्डी और नागम जनार्दन रेड्डी एक साथ पोडियम पर गए और कुर्सी खींची, जिसके बाद इन्हें कुछ दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रेवंत
हेमंत रेड्डी और संपत, जो पिछले कानून साज असेंबली में कांग्रेस के एमएलए थे, को ये कहकर कई दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया था कि इनका बर्ताव अच्छा नहीं है। इससे कबल जब कांग्रेस के सीनियर एमएलए जीवन रेड्डी अपोजिशन के रुकन थे तो इन्होंने किताब की कॉपियां फाड़ दी और गवर्नर की तकरीर के दौरान गवर्नर और स्पीकर पर फेंक दी थी। इस वक्त की चंद्राबाबू हुकूमत ने उसे संजीदगी से लिया और एक ज़ाब्ता अखलाक यानी अखलाकियत कमेटी का तकर्रुर किया। ताहम ये कहना ज़रूरी है कि ये एक सियासी प्लेटफॉर्म भी है। जब यानालामा राम कृष्णा स्पीकर थे, एन.टी. रामाराव जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर के अहदे से बरतरफ हो चुके थे, इन्होंने ऐवान में बोलने की कोशिश की तो इन्हें मौका दिया गया और चंद्राबाबू पर एनटीआर को लेकर की गई तनकीद पर कई बार माइक काटा गया। इस तनाजुर में टीडीपी में एनटीआर ग्रुप स्पीकर पर तनकीद करता था। स्पीकर कानून साज असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली गई। ये टीडीपी के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के इख्तिदार में हुआ। उस वक्त स्पीकर पर बराह रास्त तनकीद की गई। अगर बात की जाए तो कई बार हुक्मरान जमात में अख्तलाफात की वजह से स्पीकर मुश्किल में रहे हैं। सीनियर लीडर पी रामचंद्र रेड्डी स्पीकर और चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। एक तनाज़े पर असेंबली में इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया गया, जिस पर ऐवान में ज़बरदस्त हलचल मच गई थी। माजी में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और स्पीकर बी.वी. रेड्डी के दरमियान एक मसले पर ऐवान में वोटिंग हुई, जिसमें स्पीकर की दलील हार गई और इन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इसके बाद कांग्रेस क़यादत ने मदाखलत की और एस.बी. रेड्डी को दोबारा स्पीकर के तौर पर बरकरार रखा कि एमएलएज ऐवान में स्पीकर के चैम्बर में धरना और घेराव करते थे। स्पीकर भी हुक्मरान जमात का रुकन है। वज़ीर आला समेत हुक्मरान जमात के बारे में कुछ भी कहना तौहीन समझा जाएगा। चंद्राबाबू हुकूमत की जानिब से मशहूर अदाकार नगरी एमएलए रोजा को एलपी असेंबली में 1 साल के लिए मुअत्तल करना एक तनाज़ा बन गया था। इन्हें अदालत से इजाज़त मिली गई, लेकिन इन्हें असेंबली में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एटेला जो के सीआर की काबीना के रुकन थे, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपना वजारती ओहदा खो बैठे। बाद में इन्होंने टीआरएस छोड़कर एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अगले हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने टीआरएस पर ज़बरदस्त फतेह हासिल की। इसके बाद से इनके और टीआरएस के दरमियान मुसलसल कशमकश चल रही है। बेहतर होगा कि टीआरएस एटेला की तनकीद को ज़्यादा संजीदगी से ना ले। रियासती म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी डिपार्टमेंट के वजीर KTR ने विलेज रेवेन्यू स्टंट VRA के JC लीडरों से दरख्वास्त की कि हड़ताल ख़त्म कर दी जाए। VRAJAC के कायदीन से आज मुलाकात की, जो मेट्रो भवन में 58 दिनों से हड़ताल पर है। इस मीटिंग में CS उमेश कुमार ने भी शिरकत की। वजीर और CS ने VRAJAC के शरीक कन्वीनर वांगोरी रामलू समेत 12 JAC लीडरों से आधे घंटे से ज़्यादा बात की। इन्होंने हड़ताल ख़त्म करने, VRA के मसाइल हल करने का वादा किया कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, वक्त की कोई हद नहीं दी जाएगी, लेकिन सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। आपके मुतालिबात मुनसिफाना है, हुकूमत भी आपके लिए मुस्बित है। हुकूमत को कुछ वक्त चाहिए, हम वज़ीर आला से बात करेंगे और काबीना से मंजूरी लेंगे। फ़िलहाल हड़ताल ख़त्म कर दे, मैं आपके मसाइल ख़ुद संभाल लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी। ताहम VRAs ने ख्याल ज़ाहिर किया कि हड़ताल ख़त्म करना इस तरह मुमकिन नहीं। वज़ीर ने CS को याद दिला दिया कि इस हड़ताल के दौरान कई VRA की जाने गई। इन्होंने कहा कि JAC में बहस के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। नतीजे के तौर पर हुकूमत और VRAJAC के दरमियान बातचीत किसी नतीजे के बगैर ही ख़त्म होगी। वज़ीर KTR की तजवीज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए VRAJAC का आज इजलास होने वाला है। इजलास में ही फैसला किया जाएगा कि आया हड़ताल ख़त्म की जाए या कुछ वक्त के लिए मुलतवी की जाए और मसाइल के हल के लिए हुकूमत को कैसे मनवाना है।
भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर कोठापल्ली सतीश कुमार को आज हैदराबाद के महकूमी जासूसी MBBS के तालिबात से रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज में सीट का बंदोबस्त करने के बहाने से एक तालिबा के साथ 58.53 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस के मुताबिक बट्टूपल के कमला नगर के रहने वाले सतीश कुमार ने बच्चूपल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS के सीट का बंदोबस्त करने का यकीन दिलाते हुए एक शख्स से 58.53 लाख रुपए लिए, लेकिन सीट नहीं दिलाई। जब तालिबा के घर वालों ने रकम वापसी का मुतालबा किया तो सतीश कुमार ने 2 बाउंस चेक और जाली अलॉटमेंट ऑर्डर बनाकर इन्हें थमा दिया। बावसूख जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मनगुडू ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार के तौर पर साबिक MLA कुसु कुंटला प्रभाकर रेड्डी के नाम को हतमी फैसला दिया है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद ही पार्टी उम्मीदवार का नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला ने शेड्यूल जारी होने से कबल मनगुडू हल्के में मुनक़्क़द होने वाली तमाम सरगर्मियों में कुसु कुंटला को तरजीह देते हुए इशारा दिया है कि वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। CM केसीआर ने मंगल को प्रगति भवन में गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जायज़ा लिया। काबिल ज़िक्र बात है कि वज़ीर जगदीश रेड्डी, TRS के जॉइंट नलगुंडा ज़िले इंचार्ज MLC तकलपल्ली रविंद्र राव, MLAs ग्यादरी किशोर, चरू मूर्ति गंगैया और साबिक MLA कुसु कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मनगुडू हल्के में पार्टी कारकुनों की ज़िले इजलास की रिपोर्ट्स का तजुर्बा करते हुए केसीआर ने आने वाले दिनों में की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हिदायत दी कि रियासती हुकूमत के ज़रिए नाफिज करदा दलित बंधु की मसाइल और हाल ही में ऐलान करदा कबायली बंधु और कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा की गई हिकमत अमली को दयानतदारी से लोगों तक पहुँचाया जाए। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस की चोरी करने वाले चोर को चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 33 साला यादगिरी उर्फ यादी साकिन भोईगुड़ा सिकंदराबाद के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसके पास से मसरूखा एम्बुलेंस बरामद कर ली। जिसकी मालियत 3,70,000 रुपये बताई गई है, जिसका इसने गांधी हॉस्पिटल के अहाते से सरखा किया था। चिलकलगुड़ा पुलिस ने बताया है कि श्रीनिवास नामी एम्बुलेंस ड्राइवर करीमनगर से मरीज को लेकर 9 तारीख को गांधी हॉस्पिटल आया हुआ था। वो गाड़ी इमरजेंसी वार्ड के पास खड़ी करके मरीज को अंदर छोड़ने गया था कि इसी दौरान एम्बुलेंस का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 19 सितंबर को एक एम्बुलेंस का चोरी किया गया है गांधी हॉस्पिटल के सामने एंड हम पुलिस CCTV फुटेज एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करते करते यादगिरी नाम का एक आदमी को पकड़ा है और वो एम्बुलेंस के साथ हमें इब्राहिमपट्टनम जाते हुए पकड़ा गया है। इसके ऊपर पहले भी 3 केसेस है, क्रिमिनल केसेस है एंड वो 3 भी मोबाइल थेफ्ट केसेस हैं। ये ड्रंक भी था उस टाइम। हमें क्लू ऐसा मिला है पहले कि एक आदमी बोला है कि उसका जान पहचान वाला ये आसपास में वो बोला है कि उसको हमने देखा है एम्बुलेंस में जा रहा था, उसके पास एम्बुलेंस तो पहले नहीं था, अभी पता नहीं कैसा आ गया। तो वैसा हम बिल्डअप करते करते उनका घर जाके वहाँ से कहीं और जाके फाइनली वो रास्ता में हमें उनको पकड़ा है। एम्बुलेंस चोरी करने का उसके दिमाग में ऐसा आया कैसा कि ये बड़ी चीज चोरी कर और बेचने वाला काम एम्बुलेंस भी बिकती है। पहले तो वो ड्रंक है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है नहीं पता है वो हम कह नहीं सकते एंड वो आदत है उनका, ये वो आदत उसने छोड़ा नहीं। तो वो पहले भी मोबाइल चोरी किया है, वो सोचा होगा कि एम्बुलेंस ये भी चोरी कर लेते हैं, कीज भी है, एम्बुलेंस भी है, कोई नहीं है बोल के, तो वो लेके गया है। उसके बाद क्या करेंगे वो सारे
वो सोचने की हालत में नहीं था हमारे ख्याल से। पहले अपने पकड़ गए ना, इसको सोचते गवर्नर तमिलासाई सौंदरराजन ने आसिफाबाद जिले के कागजनगर अखिलती रिहायशी स्कूल के हॉल में जहरीली खुराक की वजह से 31 तलबा के अस्पताल में शरीक होने पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए राजभवन के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़िला इंतज़ामिया से तलबा की हालत के बारे में वक्तन फ़क्तन दरियाफ़्त करते रहे। अहदेदारों ने इत्तला दी है कि तमाम तलबा रोबा सेहत हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। Institute of Nutrition and Madam Amalika headed this meeting, and we are much worried about the malnourishment which is prevalent among the children, particularly in the state of Telangana, and we wanted some solution for that. Not only that, as a gynecologist I am always worried about the nutrition of the mothers, and proactively we have to decide some nutritional kits for them also, and there should be an awareness created among them what they should eat during their adolescent period, what they should eat during the pregnancy, what they should eat during the preconception before pregnancy, what they should eat in the first trimester, what they should eat in the second trimester, and post delivery what they should eat, and during lactating mothers what they should eat. This awareness is very much less in this state. Not only in the state, generally it is less. But the reports says malnourishment is more in the children of the state of Telangana. It's a published evidence. So I want to do something associated because NIN is doing so much of research activities. They have published so much of papers on nutrition. And we are taking their help in improving the nutrition of the tribal population. They only have come out with the Mehuva lads, which now laddus, which is provided to the tribal population, and evidently there is increase in the hemoglobin status of them, very evidently. And now we are going to expand the laddu scheme to others also. This is purely through Raj Bhavan. We are and our secretaries went there and studied with the help of ESI hospital, and we studied it, and now it is giving fruitful results. So my actually aim of coming here, intention of this meeting is, as a doctor, we could understand the problem in much better way, so that our interaction will help the people. So we have decided to come up with some of workshops for the gynecologist, because before 12 weeks itself the babies, all the organs will be developed. So babies are coming out with malnourishment, and underweight babies, it's very difficult to improve them in the post-birth stage. So the preconceptional stage itself we can organize some workshops, so that gynecologists are the first contact of the mothers. So they should be aware what should be. Then we thought some of the traditional so these recipes can be prepared and how it could be given to them. Just taking food, they want to take more food and they become obese, but they are not nutritious. So we focus on this instead of just giving some schemes, some kits. It's also helpful, but to whom it should reach, and what impact it should create among the public, and what are the population it should be reaching. These are some more precise focus is needed. So they are doing a lot of research work. So I feel what all they find and what all the results they give us as in papers, it should reach the people. So that is the final result, the final benefit depends on that. So I think the more productively the research can be used. And as a doctor, I understand things and I am more focused on those things. So it's high time we have to focus on them. So because of that only we conducted this meeting. And in future also we have plans to
take forward the message of nutrition. As Madam, as a scientist, and all the scientists were telling, the awareness about the nutrition among the public is very less. What to eat during my period. For example, a girl undergoes adolescent period, and then pre-pregnant period, marriage period, and pre-marriage, pre-pregnant, and pregnant, and lactating, and menopause, post-menopause, perimenopause. Each situation she needs different type of nutrients, but we are not categorizing it like that. So it's high time scientifically we should categorize our foodstuffs so that nutrition is provided them adequately, so that because of pandemic we know the need of the immune booster, which is very much present in our traditional foods also. So we want to take us a movement, and little by little this scientific results can be oriented to the people. That is the aim of it. टास्क फोर्स पुलिस ने तिरुमलागिरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुज़िश्ता जुमेरात को आए एक खातून के वहशियाना कत्ल केस को हल कर लिया है। पुलिस करीबी जानने वाले ने ही जायदाद के लिए कत्ल कर दिया। नॉर्थ जोन डीसीपी जी चंदना दीप्ति ने आज हक़ाइक़ का इंकशाफ किया। इस मामले में मुलजिम डंडू रामू उर्फ कर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। महबूबनगर ज़िले के बंदुलाई से ताल्लुक़ रखने वाले कर्मा, जो इब्तदाई में एक मजदूर था, गंगा नहरे के कामों के लिए अपने अफराद ख़ानदान के साथ करनूल मुंतकिल हो गया था। वो 3 साल कबल शहर आया था और सिकंदराबाद के एक लॉज में 3000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड में फ़र्क़-दलाना ताउन के लिए हमवतनों की तारीफ़ की है। मिस्टर मोदी ने आज पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग की सदारत की। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड में दिल खोल कर रकम देने पर हमवतनों की तारीफ़ की। मीटिंग में इस फ़ंड की मदद से किए गए मुख्तलिफ़ इक़दामात के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी गई। बशमूल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जो 4345 बच्चों को इमदाद फराहम कर रही है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अरकान ने नाजुक वक्त में फ़ंड के ज़रिए फराहम की जाने वाली इमदाद को सराहा। अरकान ने कहा है कि पीएम केयर्स फ़ंड न सिर्फ इमदाद के ज़रिए बल्कि मुख्तलिफ़ इक़दामात और इस्तेदाद कार में इजाफ़े के ज़रिए हंगामी हालात और नाजुक हालात से मौसर तरीक़े से निमटने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबरान को पीएम केयर्स फ़ंड का लाजमी हिस्सा बनने पर खुशामदीद कहा। मीटिंग में पीएम केयर्स फ़ंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबरान, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना के साथ साथ नए नामज़दगा मेंबरान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस के.टी. थॉमस, लोकसभा के साबिक़ डिप्टी स्पीकर क्रिया मंडा और टाटा सन्स के एजाज़ी चेयरमैन रतन टाटा ने भी शिरकत की। ट्रस्ट ने साबिक़ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल राजू महर्षि, इन्फोस फाउंडेशन के साबिक़ चेयरमैन सुधा मूर्ति और टेक फॉर इंडिया के शरीक बानी और इंडिकोपस और पैरामल फाउंडेशन के साबिक़ CEO आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड में मशावरती बोर्ड तश्कील देने के लिए नामज़द किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के नए मेंबरान और मशीरों की शिरकत से पीएम केयर्स फंड के काम को वसी तनाजुर मिलेगा। अवामी ज़िंदगी में इनका तवील तजुर्बा फ़ंड को मुख्तलिफ़ अवामी ज़रूरियात के लिए मज़ीद ज़िम्मेदार बनाने में मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेगा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर से आईनी बेंच की समाअत को यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर करेगा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तमाम जजेस के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद 5 जजों की आईनी बेंच की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। EWS कोटे का जवाब, भोपाल गैस अनहा केस, दाऊदी बोहरा बरादरी में बाइकआउट की मजहबी रिवायत वगैरह की समाअत आईनी बेंच कर रही है। सीनियर वकील इंदर राजे सिंह ने हाल ही में एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस और अदालत आज़मा के दीगर जजों से दरख्वास्त की है कि वो EWS कोटा, हिजाब पर पाबंदी, शहरियत तरमीमी क़ानून वगैरह समेत कौमी अहमियत के मुतअद्दिद मक़ामात की समाअतों की बराह रास्त नशरियात फ़ौरी तौर पर शुरू करें। इन्होंने कहा है कि सुपनल त्रिपाठी केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हर शहरी की बुनियादी हक़ के तहत मालूमात की आज़ादी के साथ साथ इंसाफ तक रसाई का हक़ भी ज़रूर बताया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमन के आखिरी दिन रस्मी बेंच की कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया गया था। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई हाई कोर्ट्स ने यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। BCCI ने खातून T20 एशिया कप 2022 के लिए हिंदुस्तानी खातून टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी है और स्मृति मंधाना को नायब कप्तान बनाया गया है। खातून T20 एशिया कप 2022 की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी, जिसमें 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश के सलहट में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी टीम अपने शुरुआती मैच में श्रीलंका का सामना करेगी, लेकिन सभी को इंतज़ार 7 अक्टूबर का है, जब हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। बड़े जानवरों बिलखुसूस गायों की जिल्द को मुतासर करने वाली लिम्पी वायरस तेलंगाना में भी दाखिल हो गया है। सिद्दीपेट ज़िले के जगदीवपुर मंडल तिगल गांव में मवेशियों के लिए नई आने वाली लंपी बीमारी की अलामत सामने आई हैं। गांव के एक किसान चंद्रा रेड्डी चारशुंबे को गजवेल की मवेशी मंडी में अपने बैलों को बेचने के लिए गया, जहां खरीदार ने बताया कि बैल में लंपी वायरस की अलामत है और इससे ज़ुबान नहीं किया जा सकता था, जिस पर किसान मवेशी फ़रोख्त किए बगैर घर वापस चला गया। यह भी मालूम हुआ है कि 2 दीगर किसानों के मवेशियों में भी लंपी वायरस की अलामत पाई गई हैं। गाँव के बाहर किसान परेशान है कि वायरस इनके मवेशियों में फैल जाएगा। गाँव में वेटरनरी डॉक्टर ना होने की वजह से किसान तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इन्हें वेटरनरी इलाज नहीं मिल रहा है। गांव के सरपंच भानु प्रकाश राव ने कहा है कि इन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि गांव में फौरी तौर पर वेटरनरी अफसर का तखर्रुर किया जाए। పశుసంవర్ధక శాఖ చేడి రామచంద్రయ్య తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యాధితో జిల్లాలో ఎక్కడా పశువులు చనిపోలేదని చెప్పారు. ఇది ముఖ్యంగా ఈ జబ్బు అనేది చర్మముద్ద వ్యాధి అనేది తెల్ల పశువుల్లో ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఇదివరకే 2 సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఒకసారి వచ్చిపోయింది. ఈసారి వచ్చినా కూడా తీవ్రత చాలా తక్కువగా ఉంది. అక్కడక్కడ లక్షణాలు వచ్చేసి మనకు ఆయాసపడ్డము, ముక్కుల్లోంచి చీమిడి ఎక్కువ కారటము, తర్వాత చర్మం మీద ముఖ్యంగా ముద్దలుగా అవి బుడిపెలు అంటాం, ఆ బుడిపెలు రావటము, ఆవు లేదా పశువు నీరసించిపోవడం జరుగుతుంటుంది. ఇలాంటి చోట్ల నుంచి బ్లడ్ శాంపుల్స్ ప్లస్ ఆ బుడిపెల నుంచి సేకరించిన పదార్థాలు అవి మనకు భూపాల్లో ల్యాబ్కు పంపడం జరిగింది. అది కన్ఫర్మేషన్ బహుశా 1-2 రోజుల్లో రావచ్చు. ఇప్పటికే 3 రోజులు అయింది పంపించి. అది వెంటనే వాళ్ళు చేయాలి కాబట్టి ఆ టెస్ట్ చేసేదానికి మనకు రిపోర్ట్ వచ్చేదానికి కొంత టైం పడుతుంది. అది వచ్చిన వెంటనే కూడా OBR డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వైరస్ ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించకుండా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో పశువులకు వ్యాక్సిన్లు వేస్తున్నారు. గ్రామాల్లో పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंशिरियाल और निर्मल इजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के बाज़ इजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुलुग इजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है।